ओके, चलो और आगे बढ़ने के लिए हो जाओ दीदी तैयार। आज हम सब क्या बोलते हैं, गर्व से कह सकते हैं कि धीरे धीरे ही सही, क्योंकि अब तो स्टार्ट हुआ ही है और अभी पेस भी पिकअप हो जाएगा। पता है आज नवंबर बैच का लास्ट लेक्चर है, अभी 10:30 से 12 में खत्म हो जाएगा हम लोग का पूरी बुक भी खत्म हो गई, इको खत्म। हाँ रिवीजन होगा, रिवीजन और टेस्ट तो चलते रहेंगे और वो एंड ही नहीं है कभी। ऑफकोर्स हमारा भी स्टार्ट हो चुका है, स्टार्ट ही नहीं बल्कि एक बड़ा टॉपिक हो भी गया है, जिसमें हमने डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूरा कर लिया है, जिसका जल्द से जल्द अभी टेस्ट रखना है। तो आपको घर पे रीड करके एमसीक्यू एक बार वापस गो थ्रू घर पे करना है और फिर एग्जाम के लिए तैयार रहना। एग्जाम 1 घंटे का होगा, ऑफ कोर्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 40 क्वेश्चन में कम से कम पूछने वाला हूं, 40 से कम नहीं। 1 घंटे में 30 क्वेश्चन बहुत कम होते हैं। हाँ मैथ्स और अकाउंट्स के लिए 30 होते होंगे, क्योंकि वहां कैलकुलेशन सब करने पड़ते होंगे, बट मिनिमम 40 क्वेश्चन से नीचे तो मैं पूछूंगा। वो जो भी अभी हमारा डिमांड और इलास्टिसिटी डिमांड का टेस्ट होगा, तैयारी करके रखना है, ठीक है। तो मैं व्हाट्सएप पे अनाउंस मुझसे मैं बात कर लूंगा कि क्या रखना है, बता देंगे वगैरह। 40 क्वेश्चेंस 1 आवर 60 मिनट्स, ठीक है। आंसर्स लास्ट में एग्जाम के दे दिए जाएंगे, आंसर्स पहले नहीं दिएंगे, लास्ट जो कंफर्म आंसर्स रहेंगे, चेक कर सकते हो ना अपना राइट है रॉन्ग है। जो डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को परफेक्ट करना इसलिए जरूरी है, ऑफ कोर्स वो इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है ही, लेकिन साथ ही साथ सप्लाई टॉपिक को और आसान करता है। डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वी हैव कंप्लीटेड, दैट्स फाइन, लेकिन अब टाइम आ गया कि हमें सप्लाई टॉपिक भी खत्म करना है। गुड न्यूज ये है कि सप्लाई टॉपिक में अभी बहुत ज्यादा नहीं बचा है, थोड़ा ही बचा है, जो अभी आज आराम से कंप्लीट करेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव्स करेंगे और फिर टाइम बचेगा और हम नया टॉपिक चालू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यूटिलिटी और इंडिफरेंस कर्व की बात करेंगे। चलो एक हल्का रिकैप दे दूं, क्योंकि भाई इसके ऑब्जेक्टिव्स भी आएंगे, तो मैं कैसे उम्मीद करूं कि सबने रीड किया ही होगा, जो ऑफकोर्स करना ही है, बट फिर भी हमने लॉ ऑफ सप्लाई पहले देखा, जहां हमने बात की प्राइस और सप्लाई की। प्राइस ज्यादा सप्लाई ज्यादा, प्राइस कम सप्लाई कम, शॉर्ट में बात करेंगे, लास्ट लेक्चर में भी की थी। सप्लाई कर्व हमने जो शेड्यूल से बनाई थी उसकी स्लोप कैसी थी, पॉजिटिव स्लोप, अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बेसिक बात कर रहा हूं। फिर हमने कुछ डिटरमिनेंट्स भी बात की थी, प्लीज सब नीलम मिश्रा टोस्ट पेस्ट्रीज एग्स कोडवर्ड था, प्राइस सेल्फ कंजम्पशन नेचुरल रिसोर्सेज मेथड ऑफ प्रोडक्शन टैक्सेस एंड सब्सिडीज पीरियड ऑफ टाइम वगैरह, ज्यादा कम वो सब बात की। फिर हमने एजम्पशन किया, जिसमें हमने सारे फैक्टर के आगे वर्ड डाला नो चेंज, क्योंकि हमारा हीरो तो प्राइस ही है, हम नहीं चाहते कि दूसरा फैक्टर डोमिनेट करे। जैसे नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा तो सप्लाई ज्यादा, इवन एट अ हायर प्राइस, नहीं लोअर प्राइस, उल्टा बोलने का ना, लोअर प्राइस, तो वो बात की। एक्सेप्शन की बात की, लालू प्रसाद, इंडियन लेबर सप्लाई, परसेंटेज फिक्स्ड कम इमीडिएट नीड, जहां लॉ उल्टा चलेगा, अगर सेलर को कैश की जरूरत है, ही विल बी रेडी टू सप्लाई मोर इवन एट अ लोअर प्राइस, वगैरह वगैरह। फिर रामू शामू 2 वर्कर, उनकी वाइफ्स थी, कैसे झगड़ा करती थी वगैरह, और पैसे वो लेके आया था, और जमींदार साहब भी थे, यहाँ से हमारे जमींदार साहब आए। उसके बाद हमने 4 चीज की थी, एक्सटेंशन, पूरा एक लेक्चर गया उसमें डायग्राम के साथ, कॉन्ट्रैक्शन, जमींदार साहब नमस्ते, इंक्रीज और डिक्रीज, एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट दिखाता है और इंक्रीज डिक्रीज शिफ्ट दिखाता है, वो बात भी हमारी हो गई। उसके बाद मैंने कहा भाई ये सब हो गया, हाँ याद आया, रोल ऑफ टाइम एलिमेंट हमने ये भी किया, कौन से फैक्टर है जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, कहां थे दोस्त आपको, कब से हम याद कर रहे, जल्दी हो, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को इन्फ्लुएंस करते, याद है, टाइम पीरियड, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वगैरह, ये सब बहुत सारे पॉइंट थे, जिसमें हमने टाइम पीरियड का पूरा टेबल भी बनाया, मार्केट पीरियड, शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड, क्योंकि आगे के टॉपिक में भी आएगा। मार्केट पीरियड वो होता है जो वेरी शॉर्ट पीरियड है, जहां ना हम वेरिएबल फैक्टर चेंज कर सकते हैं ना फिक्स्ड, इसलिए सप्लाई होगी परफेक्टली इनलास्टिक, स्पेशली पेरिशेबल गुड्स में। शॉर्ट पीरियड में हम वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, फिक्स नहीं, क्योंकि इको अभी हाई लेवल पे आएगा, तो रिलेटिवली इनइलास्टिक, मतलब थोड़ी सप्लाई बढ़ेगी। लेकिन लॉन्ग पीरियड ऐसा है जहां वेरिएबल फिक्स दोनों चेंज हो सकते हैं, रिलेटिवली इलास्टिक, ये बात भी हो गई थी। वो सब करने के बाद हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के कॉन्सेप्ट पे आए थे, और स्टार्ट भी हो गया था, और 5 बहुओं को हमने डिस्कस किया था, अगर लास्ट लेक्चर आपको याद हो तो, अगर एब्सेंट है तो गया। हमने बात की थी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, यहां से प्राइस इलास्टिसिटी होती है, वेयर यू आर गोइंग टू कंपेयर चेंज इन सप्लाई विद चेंज इन प्राइस, ये वाला अगर आपको याद आ रहा है।
हमने बात की थी सप्लाई और प्राइस को हमने कंपेयर करने की कोशिश की थी, अगर आपको याद आ रहा है तो उसमें आप मुझे बताओगे, हम जानते हैं कि जब प्राइस चेंज होगा तो सप्लाई भी चेंज होगा, कितना? उसका जवाब देगा प्राइस इलास्टिक सप्लाई, जो लास्ट टाइम होने पड़ा था। 5 पॉसिबिलिटीज, एक रिकैप। रिलेटिवली इलास्टिक, आज सब लोग आए हैं लगभग, खाली 2 जनी ऑनलाइन है, तो हो सके कोशिश करें आप लोग भी अगर आए क्लास तो बढ़िया है, सेफ्टी प्रोटोकॉल को ध्यान रखते हुए सब लोगों ने रखाइए। रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। हमने पांचों का मीनिंग क्लियर किया हुआ है। अगर सप्लाई की चेंज प्राइस की चेंज से ज्यादा है तो रिलेटिव इलास्टिक, ग्रेटर देन 1, फ्लैटर। अगर सप्लाई की चेंज प्राइस की चेंज से कम है, रिलेटिवली इनइलास्टिक, स्टीपर, और लेस देन 1। यूनिटरी इलास्टिक में PCQS will be equal to PCIP, it will be 45 degrees and equal to 1. Perfectly inelastic supply does not change with change in price, parallel to y-axis, हमने बताया। Perfectly elastic supply changes without change in price, elasticity not defined, infinite, बराबर है, parallel to x-axis। ये बात हमारी हो गई है। लास्ट लेक्चर अगर याद आ रहा होगा आपको, थोड़ा 3-4 दिन पहले हुआ था, जो भी है, तो ये पांचों पार्ट हमने कंप्लीट किया था। फिर हम आके रुके इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में, जिसमें मैंने पहले एक भी अभी तक मेथड, रेशियो मेथड तो बता दिया। बताना क्या है रेशियो मेथड में, कुछ है भी नहीं दीदी। रेशियो मेथड क्या है? पीसी, ऊपर लिखा भी था, मैंने बताया भी था, PCQS अपॉन PCIP, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, ये रहा, अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी। जैसे चाहिए तो बाजू में लिख सकता है, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी। डिमांड टॉपिक में वो Q जो था वो क्वांटिटी डिमांडेड था, और इस टॉपिक में जो Q है वो क्वांटिटी सप्लाई, और कुछ भी नहीं है। तो रेशियो मेथड में तो कोई तकलीफ नहीं। जैसे तुम्हें चाहिए तो मैं एग्जांपल भी देता हूं, आप मुझे इसका आंसर दोगे। मान लो प्राइस और सप्लाई, लेट अस से फॉर एग्जांपल, अरे इसको क्या हो गया, हाँ, लेट अस से फॉर एग्जांपल प्राइस 10 है और सप्लाई भी 10 है। सोचो अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। अब भाई साहब प्राइस जो है वो हो गया है, समझो, कर्सर क्यों नहीं जा रहा, हाँ, 15, और सप्लाई जो है वो हो गया 18। एक बात पक्की ना, जब प्राइस ज्यादा होगा तो सप्लाई, इस बारे में तो कोई शक नहीं। कौन है आप में से इंटेलिजेंट जो मुझे इसका आंसर बताएगा? फॉर्मूला आपको मालूम है, PCQS अपॉन PCIP। याद है राशि और डिमांड को ऑब्जेक्टिव करते वक्त कैसे नानी दादी याद आई थी, कैलकुलेटर लगता था। तो ये सिंपल वाला है। वैसे ये डिफरेंस 8 है, ये डिफरेंस 10 है। शॉर्टकट में बता रहा हूँ, ये लॉन्गकट से बताओ, शॉर्टकट सीधा आ रहा है ना, PCQS अपॉन PCIP, 8 अपॉन 5, 10 नहीं सॉरी 5 है, ये 5, ये 8 है, ये 5 है। 8 अपॉन 5 शायद 1.6 आता है, और 1.6 मतलब ग्रेटर देन 1, मतलब रिलेटिवली इलास्टिक। लॉन्गकट से भी कर सकते, लॉन्गकट से बताओ, सबको मालूम है, ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल क्वांटिटी, न्यू प्राइस, न्यू क्वांटिटी, नहीं न्यू नहीं, चेंज इन प्राइस, चेंज इन क्वांटिटी, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी, आंसर वही आएगा। तो मुझे टाइम वेस्ट करने की इसमें जरूरत नहीं है। अच्छा भाई साहब, ये तो आपका रेशियो मेथड हो गया, लेकिन हमारे सिलेबस में खाली रेशियो मेथड तो नहीं है, 2 खतरनाक मेथड और भी। तो आपको अभी हम दूसरा मेथड पहले बताते हैं, आर्क इलास्टिसिटी। जोर से बोलो, और ये एग्जाम में भी आता है ऑब्जेक्टिव में, आर्क, ये मेथड। बाकी हमने रिवाइज कर लिया। हाँ, रेशियो मेथड में कुछ पूछना? हाँ पूछ। हाँ हाँ, पूरा पढ़ाया था। हम ये अज्यूम करेंगे कि वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर टैक्सेस या सब्सिडी चेंज होंगे तो सप्लाई में राइज इवन एट अ लोअर प्राइस, और सप्लाई में फॉल इवन एट अ हायर प्राइस। रिकॉर्डिंग एक बार वापस देखिए, मेरा 12th का वापस लेक्चर, 12th का भी लेक्चर है मेरा, यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं। अगर समझो यहाँ भी रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं हुआ है तो यूट्यूब पे लिखना है SYGC इकोनॉमिक्स, मिल जाएगा। तो बड़ी सिंपल बात, फिर भी आपको क्लैरिफाई कर देते हैं। अगर टैक्सेस और बढ़ जाएंगे, और बढ़े हुए हैं और बढ़ गए, तो सप्लाई में फॉल इवन एट अ, क्यों? क्योंकि टैक्सेस तो और बढ़ गए, इसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया, तो हमारा प्रोडक्शन क्या होगा? कम होगा, बराबर है। अच्छा, ये जरा जानने की कोशिश करते हैं, आर्क इलास्टिसिटी। ये मेथड को सही तरीके से मैं लिख के बताऊंगा, गलत तरीके से लिखा है। सब लोग मेरे साथ में पहले एक काम करेंगे, क्योंकि हमको इसको सही तरीके से समझना है। कोई भी झिझक मत करना,
इसको साइड से कैंसिल करें। यस, कैंसिल किया। हाँ, अब हम इसको सही तरीके से लिख के आपको बताएंगे और तुम भी मेरे साथ लिखोगे। क्या है आर्क इलास्टिसिटी का मेथड? रेडी, गौर से सुनना। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होगी Q2 टू ऐसा नीचे लिखना है, याद रहे, माई छोटा ही लिखो, Q2 छोटा लिखो, Q, अरे एक तो फॉन्ट ही बराबर नहीं है, 7 का फॉन्ट, रुको ये थोड़ा बड़ा बड़ा लिखेंगे ना। Q2 माइनस Q1, छोटा Q लिखना, ऐसा लिखेंगे। Q2 मतलब 2 नीचे लिखना है वगैरह, हाँ ठीक है ना, लिखने में तुम लोग लिख लो, उसमें क्या प्रॉब्लम। Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 प्लस Q1, मतलब वही हो रहा है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, मॉड्यूल में भी ऐसे ही है, Q2 माइनस वाला मेथड है। वापस से बोलो, क्या बोले? Q2 माइनस Q1, क्या होता है इसका मतलब बताता हूं मैं, Q2 प्लस Q1। आगे आप डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाई साइन डालोगे और उसके बाद देखते जाओ। पहले फॉर्मूला लिख दूं मैं, ये हटाना है यहां से मुझे, ये मल्टीप्लाई साइन है, इनटू P2 माइनस P1 अपॉन P2 प्लस P1। ये सही तरीका है उसको लिखने का। वापस से पहले फॉर्मूला बोलो, क्या बोले? Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 प्लस Q1 बराबर अपॉन P2 माइनस P1 अपॉन P2 प्लस P1। ये रेसिप्रोकल हो गया, मल्टीप्लाई, सॉरी ये प्लस आएगा, रेसिप्रोकल हो गया नहीं, रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई साइन, P2 माइनस P1, ये इसका फॉर्मूला आएगा जो हम अभी देखना चाहते हैं। अरे रेसिप्रोकल हो तो मल्टीप्लाई साइन ये वाला ऊपर जाएगा ना, इसलिए ये फॉर्मूला इस तरीके से होगा, माइनस प्लस प्लस माइनस। क्या है ये, लेकिन अभी तक हमें कुछ मालूम नहीं, तो सुन लो, बहुत इजी है। यहाँ पे P1 ओरिजिनल प्राइस है, P2 न्यू प्राइस है, Q1 ओरिजिनल क्वांटिटी है और Q2 न्यू क्वांटिटी है। तो तुम ओरिजिनल क्वांटिटी और न्यू क्वांटिटी का डिफरेंस, या मैं ऐसा बोलूं डिफरेंस इन क्वांटिटी अपॉन सम ऑफ क्वांटिटी, जबकि ऐसा कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं, मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस ऑफ प्राइस, मतलब सम ऑफ डिफरेंस ऑफ प्राइस अपॉन डिफरेंस ऑफ प्राइस, या सिंपल भाषा में फॉर्मूला ही बात कर लेते हैं। बोल के बताओ क्या बोला हमने? Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 प्लस Q1 इंटू, अब यहां पर ये रेसिप्रोकल, अपन ये स्टेप याद ही नहीं रखेंगे, डायरेक्ट ये रखेंगे, P2 प्लस P1 अपॉन P2 माइनस P1 से तुम इकोनॉमिक्स में आर्क इलास्टिसिटी का आंसर ला सकते हो। अभी लाया नहीं हमने, अभी तो रट्टा मारा है, सच बोल रहा हूं। कोशिश करते हैं कि चलता भी है कि नहीं चलता है, चलेगा ऑफकोर्स। आर्क इलास्टिसिटी इस तरीके से लाई जा सकती है दो प्राइस के रूप में। P1 Q1 ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल क्वांटिटी है, बराबर, P1 ओरिजिनल प्राइस है, Q1 ओरिजिनल क्वांटिटी है, P2 न्यू प्राइस है और Q2 न्यू क्वांटिटी है। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल यहां पर दिखा है, बुक में लिखा हुआ है तो वापस लिखना नहीं पड़ेगा। प्राइस P1 कितना है बताओ? 12। P2 कितना है? 15। Q1 कितना है? 20। Q2 कितना है? 15। अब हम फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करके आंसर लाने की कोशिश करेंगे, पक्का? अगेन हमने फॉर्मूला जो अभी तुमको बताया वो हिसाब से करना है, ना ही कि यहां दिया है वो हिसाब से। इसको यहां से कैंसिल माना, नहीं तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। देखो क्यों मालूम, अगर तुम वो ओल्ड वाले से लिखते हो तो रॉन्ग होता है। क्यों? 20 माइनस 30 तो एक्चुअली माइनस 30 होगा, माना माइनस माइनस कैंसिल होता है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली वो गलत होगा, इसलिए उसको कैंसिल किया। यहाँ हम खुद साइड में करके दिखाएंगे। ये तुम लोग ने साइड में लिख दिया कि नहीं? ये लिख दिया ना, लिखा नहीं तो फिर अमल मालूम कैसे पड़ेगा? ये साइड में लिख दिया कि नहीं? इधर साइड में वो कैंसिल करके साइड में लिखा। अब सब्स्टिट्यूट करते हैं। चलो, फॉर्मूला तुम्हारी आंखों के सामने, फिगर्स भी सामने है, ये फिगर्स है। चलो, Q2 माइनस Q1, बताओ मुझे क्या माइनस क्या? 50 माइनस 20, मेरे साथ में लिखते रहना, 50 माइनस 20 अपॉन Q2 प्लस Q1 मतलब 50 प्लस 20। स्लोली स्लोली देखो हमको आंसर आएगा, बराबर, ठीक है। अब आगे क्या करना है बोलो? मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल सही, धीरे धीरे, कोई गाय नहीं। x मतलब मल्टीप्लाई, हाँ इधर इसको बराबर लिखो ना। हाँ, अब क्या करना है हमको? मल्टीप्लाई करना है, किसको किससे?
P2 प्लस P1 15 प्लस 12 अपॉन P2 माइनस P1 15 माइनस 12। सीधी बात, नो बकवास, एकदम इजी है, खाली बताना पड़ रहा है सही तरीका, वो गलती से टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। अब हम इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो मैं आंसर को यहाँ जगह जो है वहां लिख रहा हूं। 50 माइनस 20 क्या है? 30 अपॉन बोलो क्या? 70। अच्छी बात है, 30 अपॉन 70। 15 प्लस 12 कितना है बोलो? 27 है। 15 प्लस 12 आ गया भाई साहब 27 अपॉन, एक मिनट, हाँ 15 माइनस 12 3 हो गया। वेरी गुड, तो यहाँ 3 लिख देता हूं। अब सिंपल भाषा में बात करेंगे हम, जो आप खुद आंसर लाओगे। एक काम करते तो कैंसिलेशन खेल सकते हैं, बराबर है? 3 1 जा 3 10 जा और 10 1 जा 10 7 जा, जितना हो सकता है उतना कर सकते हो, या कैलकुलेटर तो डायरेक्ट लाओ ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी करो लेके आओ। ये 1 और 10 ही कर रहा हूं मैं, 270 अपॉन 70 आ रहा है। हाँ सेम ही है, लेकिन वही तो है, आएगा वही ना, वो नेगेटिव पॉजिटिव किया है, रॉन्ग थोड़ी था फॉर्मूला, लेकिन लिखने का तरीका गलत था। और मॉड्यूल में ये लिखा जो मैंने अभी लिखा है, और हमको मॉड्यूल के हिसाब से जाना पड़ेगा ना, सही तरीके से लिखना जरूरी है। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, इसलिए तो कैंसिल ही करा दिया ना, टेंशन ही नहीं मांगते। आंसर 3.85 आएगा, पॉजिटिव ही है ना? 3.85 मतलब ग्रेटर देन 1, मतलब रिलेटिवली इलास्टिक। आपको चाहिए तो लिख देना, दैट इज रिलेटिवली इलास्टिक। आरी साबित हुआ। ये मॉड्यूल में भी यही लिखा है जो मैंने अभी करा है, इसलिए मैंने उसको चेंज करा है। तो फॉर्मूला बोलो क्या हुआ? Q2 माइनस Q1 इजी है, अपॉन Q2 प्लस Q1 मल्टीप्लाई बाय P2 प्लस P1 अपॉन P2 माइनस P1। सीधी बात, नो बात। तो एक बहुत सिंपल मेथड था ये, पहला मेथड इससे भी इजी था, रेशियो, ये दूसरा हो गया। और तीसरा एक एल्जेब्रिक इक्वेशन है, एक्चुअली कुछ भी नहीं है, एल्जेब्रिक इक्वेशन, वो डेरिवेटिव होता है ना, मैथ्स में होगा डेरिवेटिव, ऐसा कुछ है। देखो मैं बताता हूं, अब तुम्हें हम तीसरा बता रहे हैं, हमने ऊपर नीचे अपने हिसाब से पढ़ा, अब ये बताएंगे। ये रहा, ये हमारा पॉइंट मेथड है। कौन सा मेथड? इलास्टिक ऑफ डिमांड अपना अलग है, इलास्टिक ऑफ सप्लाई अलग है। इलास्टिक ऑफ सप्लाई में हम 3 मेथड की बात कर रहे हैं, रेशियो मेथड हो गया, उसमें तो कुछ था ही नहीं, आर्क भी देख लिया हमने। अभी जरा पॉइंट का भी दृश्य देख लेते हैं। पॉइंट मेथड है, लेकिन कहां भी सप्लाई कहां नहीं बनाई जा रही है, देखो कैसे। मेजरमेंट, इलास्टिक ऑफ सप्लाई कैन बी कंसीडर्ड रेफरेंस टू गिवन पॉइंट ऑन द सप्लाई कर्व, जो पॉइंट इलास्टिसिटी है। जैसे डिमांड में पॉइंट इलास्टिसिटी यहां भी हम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक फॉर्मूला होगा। फॉर्मूला है dq अपॉन dp इंटू p अपॉन q। क्या है dq, क्या है dp, अभी थोड़ी देर में तुम्हें पता पड़ जाएगा। द सप्लाई फंक्शन, ये फंक्शन है, ये एल्जेब्रिक इक्वेशन है, ये डेरिवेशन से आता है। ये फंक्शन तुम्हें क्वेश्चन में उन लोग को देना पड़ेगा, और ये फंक्शन का मीनिंग भी बताता हूं। क्या लिखा है? q इज इक्वल टू -100 प्लस 10 टाइम्स ऑफ p। इट कैन बी 15 टाइम्स ऑफ p, इट कैन बी 20 टाइम्स ऑफ p। वो इक्वेशन उनको देना ही पड़ेगा। इक्वेशन क्यों? इक्वेशन चेंज हो सकता है ना, सप्लाई कितनी चेंज होगी कोई गारंटी थोड़ी है। वो इक्वेशन होगा, इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम आंसर लाएंगे। ऐसा समझो अभी हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, देखना कैसे। ये इक्वेशन उनको देना पड़ेगा। क्वांटिटी है -100 प्लस 10 टाइम्स ऑफ प्राइस, ये इक्वेशन दिया रहेगा। अब ये 10 की जगह 12 15 जो भी होगा तुमको खाली सब्स्टिट्यूट करना है। देखो कैसे, तुम्हें इसमें से कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। फाइंड द इलास्टिसिटी यूजिंग प्राइस, तुमको P दिया रहेगा और तुमको क्या लाना है? Q। ये Q ही तुम्हारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, सॉरी क्वांटिटी लाएगी, जिससे तुम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लाने वाले हो। ये बताओ क्या बोला इसने? व्हेन प्राइस इज कितना? 15। फॉर्मूला पहले बताओ, फॉर्मूला क्या है? dq अपॉन dp into p upon q. Let me be clear, dq upon dv is the derivation of quantity and price. तुम बोला ना सर ये d कौन है? d की तरफ से टपक गया, डिमांड है क्या? नहीं, ये एल्जेब्रिक इक्वेशन है, इसको चाहिए तो लिख दे डेरिवेशन ऑफ या डेरिवेटिव ऑफ क्वांटिटी एंड प्राइस, इसलिए dq और dp लिखा हुआ है। dq और dp आपको दिया हुआ है 10। ये जो 10p में जो होगा ना, p के बाजू में जो है ये डेरिवेशन है, ये 10 है। p कितना है जरा बता? 15। q का इक्वेशन क्या दिया है? माइनस q लाना है हमको, -100 प्लस 10 टाइम्स ऑफ p।
P कितना था? 15 था। मैं कुछ नहीं, सिंपल मैथ्स करूंगा। मैं सब वेरिएबल को पहले लिख देता हूं। पहले फॉर्मूला बोलो वापस चलो, dq अपॉन dp इंटू p अपॉन q। आराम से सुनो, dq अपॉन dp जो डेरिवेशन का जो आंसर है वो ये है, क्या है? 10। ये रट्टा मानना पड़ता है। p अपने को दिया हुआ है कितना? 15। तो क्यों ना अब मैं क्यों लाऊं? क्यों लाने के लिए मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा। ये -100, ये इक्वेशन जो दिया वो लिखा, प्लस 10 ब्रैकेट 15। मैं पूछता हूँ ये 15 कहां से है? T इज इक्वल टू 15 था। याद रहे, Q जब तक मेरा नहीं आएगा तब तक मैं इलास्टिसिटी नहीं फाइंड कर पाऊंगा। तो पहले मैंने Q लाया, सिंपल मैथ्स। 50, 10 इंटू 50 कितना होता है? 150। -100 प्लस 150 कितना है? 50। ये तुमको Q मिल गया। अब तुम इसको सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करोगे। व्हाट वाज योर फॉर्मूला? dq अपॉन dv, द डेरिवेशन व्हिच इज दिस 10। ये 10 टाइम जो है ना, ये डेरिवेशन 10 इनटू, अभी अपने का फॉर्मूले में क्या है? p अपॉन q है। p तुमको मालूम है कितना है? 15। और q अभी अभी हम ढूंढ के लाए, कितना? 50। तो कहना है इसे 10 अपॉन 1 या 10 बोलो तो भी चलेगा, इंटू 15 अपॉन 30। तो बोलो आंसर क्या है? जो भी है देख लो, 15 150 अपॉन 50, आंसर क्या है? 3। हाँ लिखा है, वही तो बोला, ऐसे कैसे नहीं लिखा है? dp अपॉन dq क्या है भाई साहब? पढ़ो, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब डेरिवेटिव डिफरेंस ऑफ सप्लाई फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस। ये अंडरलाइन कर देंगे। एंड p एंड q रेफर्स टू प्राइस एंड क्वांटिटी रिस्पेक्टिवली। मैंने कुछ नहीं किया, खाली इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट किया। एक बार तुमको वापस करके दिखाता हूं, वापस करके दिखाता। डेरिवेशन, हाँ तुम्हें कैसे मालूम? वो डेरिवेटिव स्लोप से डिटरमाइन होता है, बट वो कैसे डिटरमाइन होता है वो टेंशन अपने को नहीं, वो डेरिवेशन है उसका। अब एग्जांपल वापस देख लो, कोई टेंशन नहीं। इक्वेशन उनको देना पड़ेगा, उसके बगैर नहीं सॉल्व हो सकता। वो डेरिवेशन जो है वो स्लोप है, और स्लोप ही तो इलास्टिसिटी डिफाइन करता है। तुमने कहाँ पढ़ लिया? सही, हाँ बराबर है, वो डेरिवेशन स्लोप है। अब वो स्लोप को से ही इलास्टिसिटी डिफाइन होती है। आपको दीदी मालूम है, अगर स्लोप फ्लैटर होगी तो इलास्टिक आएगा, स्टीपर होगी तो इनइलास्टिक आएगा। और वही डेरिवेशन तुमको क्वेश्चन में दिया है, क्योंकि अगर डायरेक्टली शेप दे दिया तो आंसर तो अपने को भी मालूम है। अब वापस से एक बार इसको मैं करके दिखाऊंगा, ध्यान से सुनो। डेरिवेशन फॉर्मूला वो लोग क्वेश्चन में देंगे कि Q क्या है। क्या दिया है? Q इज इक्वल टू -100 प्लस 10p दिया है, क्वेश्चन में दिया। आपको दिया है P इज इक्वल टू, आई थिंक 15 था कि 10 था? 15। P 15 दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले, अच्छा, और आपको हाँ ये भी दिया हुआ है, Q अपॉन dp। dq अपॉन dv क्या है? डेरिवेशन है। 10 टाइम्स ऑफ प्राइस, मतलब वो डिफरेंशिएट करता है। डेरिवेशन क्या? डिफरेंशिएशन सही वर्ड है। डिफरेंशिएट करता है 10 टाइम्स, मतलब ये इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है पहले से। dq अपॉन dv क्या दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है, ठीक है। दिया है तो बहुत खुशी हुई जान के, अपॉन साइन नहीं होता है, डिपेंड करता है कितना होगा, 10 होगा क्या होगा, वो डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में दिया रहेगा, उनको देना ही पड़ेगा। अब हम खाली कुछ सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करेंगे। तुम बोलोगे अपने को फाइंड करना है, इसको कैसे करेगा? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, बराबर। लेकिन क्या मैं आपको ये पूछ सकता हूं कि आप इलास्टिसिटी जब तक नहीं ला सकते जब तक आपके पास सारे वेरिएबल ना होंगे। आपका इक्वेशन है dq अपॉन dp इंटू p अपॉन q, ये फॉर्मूला है। माना कि आपके पास ये है 10 दिया हुआ, p भी दिया है, लेकिन q नहीं मालूम है। तो इसका मतलब जग मार के पहले मेरे को q लाना पड़ेगा। एक बार q मिल गया फिर कसम से मैं आंसर ला पाऊंगा। q लाने के लिए वो डिफरेंशिएशन फंक्शन को मैं यूज करूंगा। फंक्शन मुझे दिया हुआ है, उनको देना ही पड़ेगा, मैंने कहा। अब वो कहाँ गया भाई? हाँ, वो फंक्शन को मैं यूज करने की कोशिश करता हूं। मैं क्या लिखूंगा? लेट्स फर्स्ट फाइंड q। पक्का? सब्स्टिट्यूटिंग, समझ में आ गया, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता रहा हूं। द वैल्यूज इन इक्वेशन गिवन we can find q। जरा एक बार इक्वेशन वापस बोलना। q इज इक्वल टू -100 प्लस 10। पक्का? तो q इज इक्वल टू -100, ये इक्वेशन डेरिवेशन जो है वो क्वेश्चन में देंगे। 10t मतलब 10 टाइम्स ऑफ p। p कितना था? 15।
या 10 इंटू 15 लिखो चलेगा, इंटू 15 तो Q इज इक्वल टू -100 प्लस 150 तो डायरेक्ट लिख दो 50। नाउ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ dQ अपॉन dP जो 10 था मल्टीप्लाई बाय P अपॉन Q, P था 15 और Q कितना था मतलब लाया 50 ना। तो अब आप जब इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको आंसर आना ही चाहिए 150 अपॉन 53 है, दैट इज ग्रेटर देन 1, दैट इज रिलेटिवली इलास्टिक। मतलब अगर न्यूमेरिकल एग्जांपल है, एक है हमारे पास, नीचे आएगा एग्जांपल, तो हाँ लिखने के लिए मैंने बड़ा क्यू लिखा है स्मॉल क्यू ऑफ कोर्स, तो ये बात भी मालूम पड़ गई। ठीक है, तो अब वापस से मुझे बताओ 3 फॉर्मूले के नाम। रेशियो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी। आर्क Q2 माइनस Q1 अपॉन P2 प्लस P1, सी Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 प्लस Q1 मल्टीप्लाई बाय P2 माइनस P1 प्लस माइनस का प्लस हो गया उल्टा अपॉन P2 माइनस, एक बार साइन वापस देख लो ना, माइनस प्लस प्लस माइनस Q Q P P बराबर। अच्छा तो ये भी आपको मालूम पड़ गया। गांव वालों बाकी आपने मार्केट पीरियड, शॉर्ट पीरियड, ये सब तो पहले ही कर लिया था, तो तुम मुझे बताओ अब इसमें से क्या बाकी है? कुछ भी नहीं, मेरे हिसाब से सब हो गया। इंडिविजुअल शेड्यूल, मार्केट शेड्यूल, कुछ नहीं बचा। डायग्राम, एक्सेप्शन, एजम्पशन, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, देख लो, मुझे तो याद है, कुछ बाकी नहीं जो सब लेक्चर आए थे। तो इसका मतलब टॉपिक तो खत्म हो गया, लेकिन असली तो जो ऑब्जेक्टिव बिगेयर कैसे हम बोल सकते हैं कि टॉपिक कंप्लीट हो गया, क्योंकि एग्जाम में तो ऑब्जेक्टिव आएंगे, इसलिए कहते हैं थियरी मस्त तो एमसीक्यू जबरदस्त, कॉन्सेप्ट क्लियर, नो फियर, ओ डियर, हैप्पी न्यू ईयर। तो चलो ना ऑब्जेक्टिव्स भी देख ही लेते हैं। हाँ थोड़े कम है इसमें क्योंकि वैसे भी इजी टॉपिक है, और बाय द वे तुमको बता दूं ये पूरी बुक के ऑब्जेक्टिव तो हम करेंगे, प्लस रिवीजन में हमारे दोस्त पूरे मॉड्यूल के ऑब्जेक्टिव्स भी तुमको कराएंगे रिवीजन में, प्लस मॉड्यूल में अलग से लास्ट में 120 ऑब्जेक्टिव पूरे सिलेबस का प्रैक्टिस के लिए वो भी कराएंगे, प्लस हर टॉपिक के टेस्ट भी लेंगे, प्लस मॉक टेस्ट, पूरे कंबाइंड टेस्ट भी होंगे। अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, तभी तो मजा आएगा। अब ये काम तो तुमने किया ठीक है, लेकिन अब ऑब्जेक्टिव्स भी देखना पड़ेगा, तो अब अपनी बुक निकाल लेते हैं। बुक क्या निकालते हैं आगे नेक्स्ट पेज पे, ये मेरे को यहाँ से बुक ओपन करना पड़ेगा, यहाँ कंप्यूटर में दोनों बुक अलग अलग सेव्ड है, तो अब मैं वो बुक ओपन करता हूँ यहाँ कंप्यूटर से और ऑब्जेक्टिव्स पे जाते हैं। शायद 10-15 कुछ है, हाँ क्योंकि छोटा टॉपिक है इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं, बट लेट्स हैव अ लुक। कम वक्त है किधर है, मेरे को तो ये सप्लाई का ऑब्जेक्टिव चाहिए। ये ना, ओके अभी फाइल ओपन हो रही है, एक सेकंड रुक जाए। तो याद रहे जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो कभी नहीं अटकेगा, वरना तो बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। ये कौन से, ये तो अलग है, तो दूसरी फाइल खुल गई, कुछ चेक करें इसके साथ मैच हो रहा है क्या? फाइल दूसरी हो गई है मेरे ख्याल से, वो पेन ड्राइव पे मैं लाना ही भूल गया। हॉरिजॉन्टल सप्लाई हाँ 12 तक ही, बाकी तो डिमांड के साथ मर्ज थे। हाँ ये ओके, कोई दूसरी फाइल नहीं ओपन हो जाए। रुको रुको इसको ही शेयर करें। यस लेट्स हैव अ लुक, 2 सेकंड रुक जाए, इसको मैक्सिमाइज यहां से होगा ना, आप इसको स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। यस हो जाओ तैयार। क्या तैयार, ओपन ही नहीं, ये क्यों नहीं ओपन, इधर से होगी। अरे शेयर स्क्रीन करे तो शेयर स्क्रीन होना चाहिए ना। अच्छा अच्छा अच्छा, पहले ये फाइल को ओपन करना पड़ेगा, फिर मूव
इधर से वो क्या सप्लाई है ना उधर से लगना पड़ेगा साइड ऊपर मिडल में टॉप में ये। हाँ, अब इसको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा और फिर इसको ऐसे करके अब इसको शेयर करना पड़ेगा। शेयर हो गया क्या? करना पड़ेगा। शेयर है पक्का? ओके, तो सप्लाई के लिए हो जाओ तैयार। दीदी चलो सप्लाई रेडी है, आपको सब आंसर देने हैं फटाफट। हॉरिजॉन्टल, नीचे आंसर देख के नहीं बोल रहे। हॉरिजॉन्टल सप्लाई कब है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो इसका मतलब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब इनफाइनाइट है, तो आंसर बी है। ऑब्वियसली कंफर्म है ना? परफेक्टली। हाँ, इनइलास्टिक नहीं, इलास्टिक। सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, आपको याद है सप्लाई को फ्लो कॉन्सेप्ट करते हैं। स्टॉक जो है वो रेजोवायर है और सप्लाई क्या है? फ्लो। तो आंसर बी, फ्लो कॉन्सेप्ट। एक मच्छी वाले, मैंने कहा था मच्छी वाली हो, मैं मच्छी वाला हूं, पूरा जो भी कैच उसने पकड़ा है उसको स्पॉइल होने से पहले जो भी प्राइस मिला उस पे उसको बेचना पड़ेगा, है ना? एक बार उसने मच्छी पकड़ा है तो उसकी प्राइस इलास्टिसिटी कैसी होगी? सब बेचना ही पड़ेगा, तो स्टॉक खत्म। याद है? पेरिशेबल गुड्स परफेक्टली इनइलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक इज इक्वल टू जीरो, तो जीरो। कितना घुमाने की कोशिश किए, तो हमको सब मालूम होना चाहिए। परफेक्ट इलास्टिक को जीरो बोलते हैं, परफेक्ट इलास्टिक को इनफाइनाइट बोलते हैं। अगर 10% सप्लाई बढ़ा है लेकिन प्राइस बढ़ा है लेकिन सप्लाई बढ़ा ही नहीं है, सप्लाई जरा भी नहीं बढ़ा, परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब जीरो। ए आ गया। सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड इट प्राइस हैव कैसा रिलेशन? पॉजिटिव रिलेशन। डी फॉर दिल्ली। एक्सपांशन इन सप्लाई अगर होती है, सप्लाई बढ़ रही है, एक्सपांशन वर्ड है, तो बढ़ने का कारण क्या है? राइज इन प्राइस। ढूंढो है क्या? राइज इन प्राइस। ए। फोर्थ बाकी हो गया, 6 का ए आ गया, 7 ये आया ना? यस सर। लोएस्ट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सॉरी सप्लाई, पाप हो गया। सप्लाई लोएस्ट प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब जहां पर प्राइस इलास्टिसिटी लगभग जीरो होगी, और इकोनॉमिक्स में वो कहां होता है? पेरिशेबल गुड्स। इधर कंफ्यूजन देखे, लोग बोलेंगे सॉल्ट तो इनइलास्टिक डिमांड है, इनइलास्टिक सप्लाई नहीं है। हम इधर सप्लाई के एंगल से बात कर रहे हैं, और पेरिशेबल गुड्स में मेरे पास स्टॉक ही नहीं है तो मैं बेचूंगा कहां से? टोकरी खत्म, मच्छी खत्म, अब कितना भी प्राइस हो मैं बेच ही नहीं पाऊंगा। तो परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई मिलती है इन केस ऑफ डैश गुड्स। बिल्कुल सही, तो आंसर पता चल गया पेरिशेबल। 8 नंबर ये रहा। बनाना का प्राइस 30 रुपए से 40 हो गया, बाप रे बाप, और सप्लाई 240 से 300 हो गई। ओई मां, जैसे तुम्हें मालूम है कि प्राइस इलास्टिसिटी जब भी बोलते हैं तो मेथड कौन सा यूज होना चाहिए? आर्क। जब भी प्राइस क्वांटिटी है तो हमेशा आर्क यूज करते हैं। अभी दूध का दूध पानी हो जाएगा, हमने थोड़ी देर पहले ही आर्क सीखा था, याद है? हम वहां पर या नीचे जगह है तो वहां सॉल्व करके दिखाएंगे। पहले फॉर्मूला तो बोलो, एक काम करो पहले चारों वेरिएबल लिखता हूं। ओरिजिनल प्राइस 30, या P1 बोल दो इसको, P1। नया प्राइस कितना? 40, 30 का 40 हो गया। ओरिजिनल क्वांटिटी सौरभ 240, नया क्वांटिटी 300। ये 4 चीजें तुम्हारे पास, ठीक है? पहले फॉर्मूला बोल के बताओ, अभी तुमने बोला था Q खाली, क्यों नहीं, कुछ नहीं, Q2 माइनस Q1, आराम से, कोई गाई नहीं, तुमको भी लिखना है, अपॉन Q2 प्लस Q1, पक्का, मल्टीप्लाई बाय, अभी P आएगा ना, P2 प्लस P1, लिखते वक्त एकदम इजी लगता है, अपॉन P2 माइनस P1। मेरे साथ लिखते जाओ और तुम्हें मुझे आंसर करके भी दिखाना। PS प्ले स्टेशन नहीं है, P2। अब हम इसको सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करेंगे, सब लोग साथ में लिखते जाओ, फिर आंसर खुद से आ जाएगा, डोंट वरी, आप टेंशन मत लो। Q2 300 माइनस Q1 240, बराबर ना, अपॉन 300 प्लस 240, साथ में लिखते जाए,
मल्टीप्लाई बाय, आंसर आ जाएगा, उसका चिंता मत करो। P2 प्लस P1, 30 प्लस 40, P2 40 प्लस 30, 40 प्लस 30 अपॉन क्या बोलो, 40 माइनस 30। सीधी बात, नो बबल्स, कोई बड़ा काम नहीं कर रहा हूं मैं, सिंपल फॉर्मूला को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है तो जवाब तो देना पड़ेगा। ये आया आपका 60, नीचे आया 540, 540 ना। अच्छा, इधर क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय, क्या बताओ जल्दी, 70 अपॉन 10। अब कैलकुलेटर्स अलाउड है एग्जाम में, तो कैलकुलेटर से भी आंसर ला सकते हैं। यार राउंड बटन दब गया, हाँ इधर 10। तो बताओ, वैसे बाय द वे न्यूमरेटर होता है मल्टीप्लाई, अगर जाए तो 420 बोल सकते हो, 6 7 42 अपॉन नीचे 5400, नहीं मतलब डायरेक्ट कैलकुलेटर चलाओ, मैं तो बोल रहा हूँ, और क्या बोल, क्या आया, हाँ तो कैलकुलेटर आगे बढ़ाओ, 0.7 कुछ आ रहा है, ऑप्शन में आना चाहिए, है ना 0.7। भाई 0.7 का मतलब 0.7 ही होता है, आगे सेकंड नंबर क्या आ रहा है देख लो, 7 7 आ रहा है, हाँ तो खाली 7 और 7 7 में फर्क है, और क्योंकि 7 7 आ रहा है तो 7 7 ही है, मतलब आंसर ए है कि डी है, डी है, 7 7 बोला ना, हाँ मैं लिखना भूल गया, 7 प्रूव हो गए, आंसर साबित हो गया, वेरी गुड ध्रुव, आंसर आपने बिल्कुल सही कहा ध्रुव, आंसर है 0.77। ओके, हाँ, और ये जो है वो है रिलेटिवली इनइलास्टिक। वापस आ गया यार, हॉरिजॉन्टल सप्लाई का अगर पैरेलल टू क्वांटिटी एक्सिस हो, हॉरिजॉन्टल का मतलब ही होता है क्वांटिटी एक्सिस, तो उसको हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक, और उसकी इलास्टिसिटी होती है इनफाइनाइट। कोई नई बात नहीं की मैंने, इनफाइनाइट, याद आया, वेरी गुड। तो आंसर क्या, ए ना, ए। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, आपका एजम्पशन का आंसर, लॉ ऑफ सप्लाई क्या स्टेट करता है, सप्लाई इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्राइस। लॉ ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है, और लॉ ऑफ सप्लाई में स्टार्ट का सेंटेंस क्या है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, बात तो सही। ओ भाई साहब, 11 तो इस टॉपिक का भी नहीं है, फिर भी मैं तुमको दिमाग के लिए बताऊंगा, लेकिन पहले 12th करते हैं। सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, सप्लाई कैसा कॉन्सेप्ट है, फ्लो, फ्लो 12 का है। अब 11 ना एक्चुअली इस टॉपिक का नहीं, मार्केट टॉपिक का है, बट तुम इतने इंटेलिजेंट हो तो तुमको हम इसका भी सीन दिखाएंगे, एकदम भयंकर। थोड़ी सी इसकी कहानी, ये अपन जो अभी 5 मिनट लगाएंगे, लेकिन ये वेस्ट नहीं होगी, तो मेरे काम की चीज होगी। माना कि ये है डिटेल में नेक्स्ट टॉपिक के, लेकिन ये समझने में तुमको अच्छा भी लगेगा और मजा भी आएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से 12th तो सबने बेसिक्स या एबीसीडी कुछ तो पढ़ा होगा 12th में। ये आपको पता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, आपको इस तरफ प्राइस है, इस तरफ क्वांटिटी डिमांडेड है। मार्केट टॉपिक हमने 12th में पढ़ा था, परफेक्ट कंपटीशन की बात की थी, और हमने कहा था प्राइस आर डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। 12th में अगर आपको याद होगा, डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व 12th में पढ़ा है ना, जहां इंटरसेक्ट करती है, 12th में इसको पढ़ा है ना, तो वहां इक्विलिब्रियम प्राइस आता है, आई होप याद होगा। तो पहले मैं आपको एक डेमो दे रहा हूं, ये मान लो हमारी है डिमांड कर्व, स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और ये है सप्लाई कर्व, स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बोलो ओके, लिख देता हूं अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये समझो मैंने डी लिख दी, और ये समझो मैंने एस लिख दिया, डी फॉर डिमांड कर्व, एस फॉर सप्लाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों जगह, दोनों जगह लिख लो, या जहां लिखना है लिख लो। अच्छा, तुम्हें पता है 12th में हमने पढ़ा था, जहां ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, और वहां प्राइस डिसाइड होता है। कुछ याद आ रहा है 12th स्टैंड, क्योंकि उसके बगैर तो ये आंसर समझेगा ही नहीं। हाँ, डिटेल में ये सब वापस हमारे मार्केट टॉपिक में आएगा, इको में हमारे सिलेबस में मार्केट टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें आएगा, बट फिर भी आप, ये आपका प्राइस है, प्राइस क्या है जरा देखना, प्राइस है, किधर गया भाई, ये लाइन बना रहा हूं मैं, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है ना, ये प्राइस इधर तक लेता हूं, समझो ओ ए, बोलो ओ ए, और ये है
क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाई, ये लाइन क्यों है। लेकिन अपने को प्राइस की बात करें तो प्राइस की बात करेंगे। ये आपका प्राइस आया OA, बोलो OA, ठीक है, अभी मजा आएगी। देखिए ये OA, मैंने 12th में एग्जांपल भी दिया था जो काल्पनिक था, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन काल्पनिक होता है। 12th में तुमको मालूम है परफेक्ट कंपटीशन हमने पढ़ा था। लाल लाल होठ पटे पहला प्यार नाम ऐश्वर्या, कोडवर्ड था। लार्ज नंबर ऑफ सेलर, लाल लाल, लार्ज नंबर ऑफ बायर, होठ होमोजेनस कमोडिटी, फटे फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, सारे सिंगल प्राइस, पहला परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, प्यार परफेक्ट नॉलेज, नाम नाम नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ऐश्वर्या एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, राय रैशनैलिटी। फीचर्स सुनना है ना, तेरी आंख देख पाएगी ना कान सुन पाएंगे ना दिमाग सोच पाएगा। लार्ज नंबर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ होमोजेनस कमोडिटी, फ्रीडम ऑफ एंट्री, फिगर प्राइस, परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट क्वांटिटी, फैक्टर प्रोडक्शन, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, रैशनैलिटी। 12th स्टैंडर्ड मार्केट टॉपिक, परफेक्ट कंपटीशन किसे कहते हैं। इमेजिन करते हैं, जो असली में होता नहीं, इमेजिन करते हैं मुर्गी, चिकन एग्जांपल है। चिकन का प्राइस डिसाइड करता है मार्केट, टोटल मार्केट डिमांड, टोटल मार्केट सप्लाई। मान लो आज चिकन का प्राइस OA है, बोलो OA, समझो 100 रुपए, बोलो 100 रुपए। अब चीज देख, आज समझो सैटरडे है, 100 रुपए है, और कल संडे, लो संडे आ गया, मानो आज संडे आ गया, संडे है, आज चिकन जो खाते हैं उनकी बात कर रहे हैं, खाने का दिन है, घर पे बैठे चिकन खाएंगे। इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड का अब टेंशन मत लो, वेजिटेरियन सबसे अच्छा, वेजिटेरियन कोई टेंशन, बिल्कुल सही। डिमांड का शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट, इंक्रीज समझते हैं, इंक्रीज। अब बताओ अगर मैं नई डिमांड को यहां बनाऊंगा तो सप्लाई को यहां काटेगी, नहीं काटेगी। दिखाओ, ये आपका संडे, आज संडे है, आज चिकन खाने का दिन है, नई डिमांड कब पैदा हुई, ये सैटरडे था, ये संडे है। नया पॉइंट देखो, ये दिख रहा है, ये पॉइंट इस पॉइंट के ऊपर है, मतलब संडे को चिकन का भाव क्या हो जाएगा, और वही होता है इकोनॉमिक्स में। संडे को, हाँ सब कुछ है भाई साहब, पहले ये एग्जांपल तो देखो, ये संडे को चिकन का भाव बढ़ गया। अच्छा अगले दिन मंडे है, आज हम चिकन नहीं खाएंगे, हमारे कई हिंदू दोस्त, हिंदू भाई बहन चिकन मंडे को नहीं खाते, बहुत अच्छी बात। डिक्रीज इन डिमांड, अब डिमांड को नीचे आएगी, डिक्रीज, प्राइस नीचे आएगा मंडे को। जैसे श्रावण के महीने में नॉनवेज बहुत सस्ता मिलता है, बाकी लोग बहुत ऐश करते हैं श्रावण में, कई जो लोग नॉनवेज खाते हैं हिंदू वो भी नहीं खाते, अच्छी बात है। शुभ मच्छी वच्छी ये सस्ती, ये चिकन बिकन 100 रुपए किलो, ले जो खाते उन लोग के वजह हो जाते, मतलब प्राइस नीचे आ जाता है ना एकदम। क्या था वो, डिक्रीज इन डिमांड। संडे आज चिकन खाना है, इंक्रीज इन डिमांड। सेम में खाली डिमांड नहीं, सप्लाई की वजह से भी चेंज होता है। जैसे एग्जांपल, ये डिमांड का एग्जांपल दिया, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अभी चीज देखना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। क्या यार, कौन मिट गया, हाँ नई चीज देना। बारिश इस साल बहुत अच्छी हुई, कल से गुलाब गुलाब हो रहा है, नहीं मालूम तूफान का नाम गुलाब है, लेकिन मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया, मेरे को रिसर्च करना पड़ेगा कि इसका डिप्रेशन बे ऑफ बंगाल में था, तो यहाँ इसका प्रभाव क्यों पड़ रहा है, वो स्टडी करना है मुझे, देखना है ऐसा क्यों। मतलब यहाँ पे भी, मुंबई में भी वो हुआ है, साइक्लोनिक डिप्रेशन आया है, थोड़ा सा है, लेकिन ये नया तूफान आया ना कल से, गुलाब नाम है उसका। पिछले 2 महीने पहले ताउते आया था, कई मीरा उड़ गए, छपरे उड़ गए थे, बहुत मस्त था वो भी, बहुत मस्त था, बहुत इंटरेस्ट है। मेरे को जाना था दिखने, और जाने नहीं दिए घर वालों ने, मजा आती है, ऐसा दिखने कहाँ मिलता है, वो बात है। और मीरा वाले तो और एंजॉय करते हैं, क्योंकि पानी इतना सारा कभी अपन ने देखा नहीं, शावर लगाया 20 साल से कभी नहाया नहीं, पानी नहीं आता उसमें से, तो मजा ही अलग। चलो कोई बात, कल भी नहीं जाने दिया घर वाले, बोले घर पे बैठो कोरोना हो जाएगा। 2 बार हो गया, कुछ नहीं हुआ, क्या होता है जरा सोचते हैं, हाँ ठीक भी हो गया, क्या होता है, बुखार होती है, सर्दी होती है, खांसी होती है, ठीक हो जाता है, कुछ नहीं। अच्छा पूरा वैक्सीनेशन हो गया। अब गाँव वालों, बारिश अच्छी हुई, टमाटर की बात करते हैं, तो टमाटर की सप्लाई बढ़ गई, नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा तो सप्लाई, ऐसा ये देखना आपकी सप्लाई का राइट में आएगी, दिख रहा है, नया पॉइंट मिला, क्या हुआ, प्राइस कम हो गई, सप्लाई बढ़ गया तो प्राइस क्या हो गया, कम। ऐसे बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। डिमांड अब बहुत ये तो सप्लाई बढ़ा, इंक्रीज ऑन द सप्लाई को टुवर्ड्स द राइट। अच्छा ये सप्लाई को थी ना, अरे ये एस, यहाँ एस लिखा होना चाहिए ना,
सप्लाई का ये डिमांड का होता है, ये एस लिखा था मैंने, इधर से गलती से डी लिख दिया। सप्लाई का यही थी ना, अब ये सप्लाई का किधर आ गई, राइट में आ गई, डी तो डी रहेगा ये, हाँ ये मैंने गलती से याद, ये डी था भाई, सप्लाई का राइट में आ गई, प्राइस क्या हो गया, नीचे आ गया। ये इकोनॉमिक्स का खेल है। और दोस्त आपकी कसम, हम मार्केट टॉपिक में ऐसे 10 डायग्राम, सिर्फ डिमांड बढ़ा तो क्या, सिर्फ डिमांड कम हुआ तो क्या, सिर्फ सप्लाई बढ़ा तो क्या, सिर्फ सप्लाई कम हुआ तो क्या, डिमांड सप्लाई दोनों बढ़ा तो क्या, डिमांड सप्लाई दोनों कम हुआ तो क्या, डिमांड सप्लाई दोनों बढ़ा लेकिन डिमांड सप्लाई से ज्यादा बढ़ा तो क्या, डिमांड सप्लाई दोनों बढ़ा लेकिन सप्लाई डिमांड से बढ़ा ज्यादा तो क्या, डिमांड सप्लाई दोनों कम हुआ, डिमांड सप्लाई से ज्यादा कम हुआ तो क्या, डिमांड सप्लाई दोनों कम हुआ, सप्लाई डिमांड से ज्यादा कम हुआ तो क्या। पागल हो जाऊंगी मैं, वो सब बातें हम बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। अभी क्या पूछा वो करते, अभी क्या पूछा वो करते हैं। पहले मैं इसको मिटा देता हूं। ओरिजिनल सीन देख लो, ओरिजिनल सीन क्या है, ये डिमांड का है, ये सप्लाई का है, ये प्राइस। अभी देखते हैं ना क्या होगा, अभी हम कुछ नहीं कह सकते, क्या पूछा है पहले बताओ। और ऐसे में कभी डायरेक्ट आंसर मत देना, पहले डायग्राम बनाना, फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। डिक्रीज है तो इजी वाला है यार, विद अ गिवन सप्लाई का डिक्रीज इन डिमांड, ये तो बहुत इजी वाला है। बताओ, आज मंडे है, आज चिकन नहीं खाने का दिन है, आज हम रिलीजियस सेंटिमेंट्स को ध्यान रखते हुए चिकन नहीं खाएंगे, तो डिमांड क्या होगी, डिक्रीज। सौरभ, डिक्रीज इन डिमांड मींस डिमांड फॉल्स ड्यू टू फैक्टर अदर देन प्राइस, या टेस्ट, फैशन, प्रेफरेंस, रिलीजन, जो बोलना है बोल लो। अब डिमांड का किस तरफ आएगी दीदी, लेफ्ट में आएगी, अबे लेफ्ट में आएगी ना, डिक्रीज। आजा भाई आजा, ये डिक्रीज है। अच्छा बाय द वे पहले ही क्लियर कर देता, हमारा ओरिजिनल प्राइस OA था और क्वांटिटी, डिमांड और सप्लाई समझो OM था। क्या लिखे यहाँ, ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल। ये पता है ये एक्सिस पे मैं क्या लिखूंगा, बोल दूं क्या, या अरे भाई सही आना, ये M लिख देता हूँ, समझो समझो M लिखा। पता है तुमको ये लाइन कौन सी है, ये लाइन तुम्हारी QD और QS है। व्हाट इज QD एंड QS, ठीक है। अब आपने देखा कि प्राइस, डिमांड क्या हो गया, कम, नया पॉइंट मिला। चलो नया पॉइंट में डिमांड सब ने सप्लाई को काटी, इंटरसेक्ट की, अब हमारा प्राइस क्या हो गया है, कम हो गया है, दिख रहा है, और क्वांटिटी, डिमांड और सप्लाई भी क्या हो गया है, कम। जादू है ना। हम क्या नोट कर रहे हैं, प्राइस भी नीचे आ गया और क्वांटिटी, डिमांडेड, सप्लाई बराबर है ना। अभी चिकन पब्लिक उस दिन कम खा रहे हैं तो बेचने वाले भी कम और खरीदने वाले भी कम, तो ये तुम्हारा आंसर होना चाहिए। ढूंढो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। ओवरऑल प्राइस डिक्रीज होगा और क्वांटिटी भी इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, लेकिन हाँ ओवरऑल बोला ना मैंने, बराबर। देखो जरा चेक करो, डी राइट है क्या, नीचे आंसर दिया इसलिए नहीं बोल रहा हूं मैं, नहीं अपने क्या बोला, सॉरी आंसर पहले यही, चलो पहले यही पढ़ते हैं अपन, आंसर देके चीटिंग नहीं करेंगे, पूरा पढ़ते। ओवरऑल प्राइस क्या हुआ, डिक्रीज, लेकिन क्वांटिटी इंक्रीज हुआ है। गिवन सप्लाई का डिक्रीज इन डिमांड ही किया ना अपन ने, वापस चेक करना, डिक्रीज इन डिमांड, ये डिमांड कर्व है नेगेटिव स्लोप, डिमांड कर्व नीचे आई, डिमांड जब डिक्रीज हुई तो शिफ्ट ऑन अ न्यू डिमांड कर्व टुवर्ड्स द क्या हुआ, लेफ्ट। हाँ मालूम है, ये नया पॉइंट है, आंसर प्रिंटेड गलत है। आंसर सही क्या है, तुमको चाहिए डायग्राम बनाना, बोलो सही आंसर क्या है, वो गलती से राउंड टाइप हुआ है। प्राइस भी कम एंड डिमांड इक्विलिब्रियम, इसको इक्विलिब्रियम, अच्छा हाँ वो तो वर्ड बोला ही मैं 12th में बोला था, ये जो पॉइंट है इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं, तो इसको इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, डिमांड एंड सप्लाई भी कहते हैं, या इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी कहते हैं। अब आप देख रहे हो कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या हुई है, वो इक्विलिब्रियम है। रोज रोज मतलब डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन नया इक्विलिब्रियम पैदा होता है, जब डिमांड का और सप्लाई का एक दूसरे को काटती है तो नया इक्विलिब्रियम पैदा होता है। तो इसका मतलब प्राइस भी कम हुआ और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी क्या हुई है, कम हुई है। तो इसका मतलब विद अ गिवन सप्लाई कर्व, सप्लाई कर्व तो है ही, डिक्रीज इन डिमांड से दोनों कम होगा, इंक्रीज इन डिक्रीज इन प्राइस, डिक्रीज। डी कर दे, आंसर गलती से एक गलत टाइप हुआ है, नहीं बराबर तो टाइप हुआ है, हाँ बराबर है, डी है, डी है ना, हाँ डी तो लिखा है, बराबर डी बोला हमने, मैं 12 दिख रहा था अपना, 11 चल रहा ना, बराबर है। तो क्या हुआ वापस बोलो, डिमांड जब डिक्रीज हुई, जब रट्टा नहीं बन रहा है इसको, और ऐसे 10 डायग्राम हम बताएंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो, जब मार्केट टॉपिक आएगा।
एक्चुअली ये टॉपिक का क्वेश्चन है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम अभी तक हमने सीखा ही नहीं। इक्विलिब्रियम कब सीखेंगे? जब कौन सा टॉपिक आएगा? मार्केट। अब मैंने 12th में गेम भी बताया था, डांडिया। दो डांडिया एक दूसरे से टकराएंगे, उसमें एक डांडिया कौन है? डिमांड कर्व। दूसरा डांडिया कौन है? सप्लाई कर्व। तो ये दोनों इंटरसेक्ट। इस बार भी नहीं होगा क्या डांडिया? पिछली बार मैं ही जीता था 3 साल पहले। क्या कोई बात नहीं, ये है इंटरसेक्शन, बस। और क्या? तो गांव वालों बताओ अब क्या बाकी है? कुछ नहीं। हाँ, डायग्राम जिसको चाहिए बना ले। डायग्राम बहुत अच्छा रहेगा। ये रहा आपका डायग्राम जो प्रूव करता है आपके 11th क्वेश्चन का आंसर। डायग्राम बनाने आएगा, पहले ओरिजिनल बनाने का। ओरिजिनल डिमांड कर्व बनाए, ओरिजिनल सप्लाई कर्व बनाए। आपको चाहिए तो इधर पॉइंट ई भी लिख सकते हैं। ई फॉर एलिफेंट नहीं, ई फॉर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इकोनॉमिक्स कहता है इक्विलिब्रियम वहां आता है जहां डिमांड और सप्लाई क्या होता है? इक्वल। सीधी बात, नो बकवास। और अगर डिमांड डिक्रीज हुआ, ये अच्छा, इसको D1 नाम दे दूं चलेगा? ये जो नई डिमांड कर्व आई है ना, ये शिफ्ट हुई है लेफ्ट की तरफ। क्यों शिफ्ट हुई है लेफ्ट की तरफ? क्योंकि ये दिखा रही है, वापस बताओ क्या? डिक्रीज इन डिमांड। और मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि डिक्रीज इन डिमांड इज शोन ऑन अ न्यू डिमांड कर्व टुवर्ड्स द लेफ्ट। और उसकी वजह से आप देख रहे हो इसको E1। अगर आपको शौक है तो इसको E1 लिख सकते हो। E1 का मतलब नया इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये E1 है। ये थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा। ये E1, अरे यार E1 इधर आना भाई। ये पॉइंट दिखता है, इसको E1 बोलना है तो बोलो। अच्छा, तो एक काम करो ना, फिर ये भी कर लो यहाँ पे। अरे यार, इसको क्या लफड़ा हो गया? ये O है, ये क्या था? M था ना? M ये था। अभी कम हो गया, क्या हो गया? N हो गया। भाई साहब ने बिल्कुल सही कहा। और यहाँ आप नीचे चाहो तो लिख सकते हो QD and QS, क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाई। और इस तरफ लिख सकते हो प्राइस। हाँ, यहाँ भी लिखना है तो लिख दो। वैसे तो डायग्राम मालूम पड़ गया, बट फिर भी अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए जिसको बी लिखना है तो लिख सकता है। और यहाँ पे PRICE, प्राइस, PRICE प्राइस। हाँ, इसको आगे पीछे कर लेंगे। ये 100% डायग्राम बन गया है ना? ये प्राइस है, ये क्वांटिटी डिमांड सप्लाइड है, और ये आपका जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। वाह, बोलो वाह। वाह, पूरा मेमोराइज हो गया। सप्लाई टॉपिक का एक एक आंसर निचोड़ के पढ़ लिया हमने। ऑब्जेक्टिव्स भी देख लिए, डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी पूरा कर लिया। तो इन अदर वर्ड्स वेरी प्राउडली हम कह सकते हैं कि हमारा कंप्लीट हो गया डिमांड, तो पहले भी हो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और अब ये छोटा टॉपिक, माना छोटा है, कौन सा? सप्लाई। लेकिन छोटा होते हुए भी निचोड़ जबरदस्त है। मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो अटके। चलो, बहुत बढ़िया भाई साहब। हाँ, अगर हम अपने बुक के इंडेक्स पे जाएं तो हमारा जो हो गया उतना तो टिक मारे। एक दिन आएगा गुप्ता जी जब ये पूरी बुक हो जाएगी, लेकिन थोड़ा टाइम तो लगेगा। जो हो गया उसको टिक मारते हैं, थोड़ा अच्छा फीलिंग आता है। डिमांड, इलास्टिसिटी डिमांड टिक, और सप्लाई भी टिक। क्या इसका मतलब पोर्शन कंप्लीट हो गया? नहीं, अभी तो स्टार्टिंग हुआ है। स्टार्टिंग, आगे आगे देखे होता है क्या। डिमांड पूरा डिटेल में हमने किया। लॉ ऑफ डिमांड देखा, डिटर्मिनेंट देखा, assumption, एक्सेप्शन, एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, द ग्रेटेस्ट, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, अलग अलग उनके टाइप्स, उनके फॉर्मूलाज, उनके एग्जांपल्स, जबरदस्त। 50 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स डिमांड के ऊपर और इलास्टिसिटी डिमांड पर। फिर एक छोटा टॉपिक सप्लाई, लॉ, assumption, डिटर्मिनेंट, एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज, एक्सटेंशन, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, 3 मेथड, रेशियो, आर्क, पॉइंट, डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। अब हम खुश हैं। अब हम 2 मिनट रेस्ट लेंगे। 2 मिनट याद नहीं, ये फाइल क्लोज करके नया फाइल ओपन करना है। ऑफिशियली ये लेक्चर, मतलब ये रिकॉर्डिंग बंद होगी, नया टॉपिक क्रिएट करेंगे और शुरू तो करें। आधा घंटा लगभग है हमारे पास।
और वो टॉपिक हमारा बहुत ही बढ़िया टॉपिक होगा यूटिलिटी, लेकिन उसमें एक नया भी आएगा, इंडिफरेंस कर्व। दो टॉपिक का एक टॉपिक है वो, जैसे डिमांड इलास्टिसिटी और डिमांड दो का एक था, वैसे देखा जाए तो सप्लाई भी दो ही था, सप्लाई और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। वैसे हम तुम्हें पहले तो यूटिलिटी कराएंगे, आज देखिए कितना होता है, और 12th में भी था यूटिलिटी। इंडिफरेंस कर्व पूरा नया है, वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो यूटिलिटी से भी बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन पहले हम ऑफिशियली इस टॉपिक को बंद करते हैं। बाय बाय मतलब ये फाइल बंद कर रहे हैं, और फिर नया लिंक भेजेंगे, जो ऑनलाइन है उनको नए लिंक से ज्वाइन करना है। भेजेंगे मतलब एडफ्लाई पे नया लेक्चर बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि नया टॉपिक चालू होने वाला है, इसीलिए। गांव वालों, तो इसको पहले हम एंड करते हैं।